नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। दूसरी अन्य अहम खबरों के अलावा आज हम खासतौर पर बात करेंगे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी तुरंत राहत नहीं मिली है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की सड़क, वायु और समुद्र मार्ग से आवाजाही रोकने के लिए उनके खिलाफ नया लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। हम इस विषय पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चिदम्बरम के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। आईएनएक्स मीडिया मामले में एजेंसी के सामने पेश होने को कहा। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। कश्मीर से प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल भी आज से खुले। दिन में प्रतिबंध हटाए गए और ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन फोन सुविधा बहाल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बारामूला में मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी ढेर, एक सुरक्षा कर्मी भी हुआ शहीद। भारत यात्रा पर आए जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगू ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। राष्ट्रपति भवन में एडगर लुंगू का औपचारिक तौर पर किया गया स्वागत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 23 मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 6 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र और 11 को राज्य का प्रभार। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ की हालत है काफी गंभीर। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले खबर पी चिदम्बरम की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से भी तुरंत राहत नहीं मिली। चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अंतरिम संरक्षण की मांग की थी। चिदम्बरम की ओर से जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने की याचिका दाखिल करके जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन जस्टिस रमन्ना ने कहा कि वो याचिका चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। लंच तक आप इंतजार कीजिए और चीफ जस्टिस ही इस पर कोई फैसला लेंगे। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पी चिदम्बरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद चिदम्बरम देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। इससे पहले कल आईएनएक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सीबीआई और ईडी की टीम उनके दिल्ली स्थित घर पर पहुंची, जहां पी चिदम्बरम के न मिलने पर एजेंसियों ने उनके आवास पर नोटिस चस्पाकर उन्हें एजेंसी के सामने पेश होने को कहा। हालांकि अभी तक वो एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए हैं और इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। और हम लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं, यह घटनाक्रम किस तरह से अनफोल्ड हुआ। हम आपको वीडियो वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सारा मामला क्या था और किस तरह से जो वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, वो उन पर लगातार जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। हालांकि कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जब वो सब कुछ उनका जो उन्होंने बेल प्ली की थी उनको खारिज कर दिया। ये देखिए अब चिदम्बरम पर कसता जा रहा है शिकंजा। आईएनएक्स घोटाला मामले में पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। जस्टिस एनवी रमन्ना ने पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका चीफ जस्टिस को भेज दी है और उसके बाद जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने चिदम्बरम की याचिका को प्रधान न्यायाधीश के सामने पेश करने को कहा है, लंच तक का इंतजार करने के लिए कहा है। साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदम्बरम की सड़क, वायु और समुद्र मार्ग से आवाजाही रोकने के लिए उनके खिलाफ
लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत के लिए दी गई अपनी याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये सभी मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को चिदम्बरम को सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी से किसी भी तरह का प्रोटेक्शन देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था। आईएनएक्स मीडिया घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत जो अर्जी थी वो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों से यह पता चलता है कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदम्बरम प्रमुख साजिश करता थे। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी। अदालत ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्लासिकल केस बताया, बेहतरीन उदाहरण बताया किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को यहां पर अंजाम दिया गया। जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में जो है वो गलत संदेश आएगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई। कल देर शाम सीबीआई और ईडी की टीमों ने दिल्ली में पी चिदम्बरम के घर पर दबिश दी, लेकिन वो वहां पे नहीं मिले। अभी भी खोज जारी है। चिदम्बरम पर 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच जो है वो लगातार चल रही है और दोनों ही उपक्रमों को एफआईपीबी से मंजूरी यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में दी गई थी और तब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ही थे। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की पी चिदम्बरम के खिलाफ और लगातार उसके बाद से चीजें प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 305 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश एफआईपीबी की मंजूरी में काफी अनियमितताएं बरती गई और उसके वजह से इनको जो 305 करोड़ रुपए का जो ये इनको पैसा मिला उसमें काफी हेरफेर दी गई। सीबीआई जांच कर रही है कि वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदम्बरम ने एक विदेशी कंपनी को एफआईपीबी मंजूरी कैसे दे दी, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है सिर्फ उन्हीं के पास होता है। इन्होंने ये मंजूरी कैसे दे दी। और ईडी ने इस संबंध में 2018 में धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो एक मामला दर्ज किया। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई लगातार जांच कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ लगातार हमारे जो 4 सहयोगी संवाददाता हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे और हमारे साथ सुधाकर दास न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं जो कि उनके घर पर मौजूद हैं। सबसे पहले सुधाकर, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल वो यही कि पी चिदम्बरम कहां हैं और किस तरह से ये सारी चीजें, क्योंकि हम जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, कैसे देखते हैं इसको? जो बिल्कुल बहुत दिलचस्प पूरा मसला बन गया और ख़ास तौर से देखिए जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो उनको इसी बात का डर था कि पी चिदम्बरम जो उनको लगातार एक तरह से वो कानूनी आड़ में, कानूनी प्रक्रियाओं की आड़ में एक तरह से जो प्रोटेक्शन वो एक तरह से पा रहे थे, जब उसके मना कर दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, उसके लिए इनकार कर दिया गया इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, उसके बाद से वो लगातार कल शाम में 5 बजे वो सुप्रीम कोर्ट में नजर आए थे और उसके बाद से अब 1 बजे का वक्त है और करीब कह सकते हैं कि करीब 16-17 घंटे हो चुके हैं और पी चिदम्बरम का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ना तो वो अपने घर पे मौजूद है, ना उनके किसी सहयोगी को उनके बारे में जानकारी है, उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। तो जांच एजेंसियों को आशंका है कि वो कहीं भाग सकते हैं और इस वजह से जो लुकआउट सर्कुलर है वो जारी किया गया। इसका मतलब ये है कि देश से निकलने के जो भी एग्जिट रूट हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट हो या ज़मीनी रूट हो, इन तमाम जगहों पर यह सूचना पहुंचा दी गई है कि अगर वो देखे जाते हैं, पाए जाते हैं तो उनको रोका जाए और एजेंसी को बताया जाए। तो ये ईडी की तरफ से जारी किया गया और निश्चित तौर पर एक पूर्व वित्त मंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री रहे और वो इस तरह का जो कह सकते हैं आंख मिचौली का खेल जो जांच एजेंसियों के साथ खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है। बिल्कुल सुधाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करेंगे अब सीधे अजय विक्रम का। अजय, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो सारा मामला है वो हम जानते हैं कि कल दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी जमानत को लेकर, वो खारिज कर दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि आप जो चीफ जस्टिस के सामने है इस पूरे मामले को भेजा जाता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री के साथ साथ एक बहुत बड़े वकील भी हैं, वो सारे इन कानूनी दांवपेच को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या लगता है किस तरह का वो अगला कदम उठा सकते हैं? देखिए सिम चिदम्बरम के पास अंतिम ऑप्शन अभी चीफ जस्टिस के पास जब मामला जाएगा और चीफ जस्टिस जो फैसला लेंगे वही उनको एक अंतिम आस
समझी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणियां की हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और साफ तौर पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, इस पूरे केस का किंग पिन होने की संभावना जताई गई है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जाहिर तौर पर जब चीफ जस्टिस इसको अगर सुनते हैं, अगर उनके पास समय मिलता है, चूंकि सुनवाई वो दूसरे मामले की कर रहे हैं, अयोध्या मामले की, अगर उसमें वक्त मिलता है तो ये सब तमाम उनके सामने ये सब बातें होंगी और क्या वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये भी बड़ी बात है। मैं असीम अभी चिदम्बरम के घर के सामने हूँ और जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये चिदम्बरम की ये लंबा जो बड़ा आवास है ये चिदम्बरम का है। हालांकि इसमें से जो 2 फ्लोर हैं उसको ईडी ने ये जब्त कर लिया है, अभी 1 फ्लोर में ही वो रहते हैं। लेकिन इस पूरे कवायद के दौरान ये देखने को मिला कि चिदम्बरम अपने घर से बाहर हैं और अभी से नहीं, कल जब सुप्रीम कोर्ट में जब हाई कोर्ट में मामला अग्रिम जमानत का जो मामला था वो खारिज जब हो गया तो वो उसके बाद देखे नहीं गए। अंतिम बार वो 5 बजे देखे गए, उसके बाद देखे नहीं गए। घर के बाहर एक यहाँ पर नोटिस भी सीबीआई ने चिपकाया हुआ है और मेरे पीछे वो नोटिस है, आप देख सकते हैं, ये नोटिस चिपकाया गया है और इस नोटिस पर साफ तौर पर लिखा गया था सीबीआई की तरफ से कि वो 2 घंटे के भीतर सीबीआई को के सामने हाजिर हों, लेकिन वो नहीं पहुंचे। ये कल नोटिस चिपकाई गई थी और उसके बाद लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। जब वो नहीं पहुंचे सीबीआई के पास, लुकआउट नोटिस के बाद अब चिदम्बरम को सड़क, वायु और जलमार्ग के जरिए वो कहीं भी नहीं जा सकेंगे। उन्हें कहीं भी डिटेन किया जा सकता है, रोका जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ उनके जितने भी हाइड आउट्स हैं, जहां भी वो छुप सकते हैं, वहां पर भी सीबीआई को पूरा अधिकार होगा, एजेंसियों को, कि वो वहां पर जाकर और तलाश करके उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं मिल पा रही है कि चिदम्बरम कहां पर हैं। उनको पूरा इंतजार है कि जब अभी लंच के बाद चीफ जस्टिस अगर इस मामले को स्वीकार करते हैं, उस पर अगर सुनवाई को राजी होते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें कुछ राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। अगर राहत नहीं मिल पाती तो ये तय मानिए कि चिदम्बरम को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, या फिर स्वयं वो गिरफ्तार जाकर समर्पण करें, या फिर सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है चिदम्बरम की गिरफ्तारी में। इसमें एक और डेवलपमेंट ये है असीम कि प्रियंका गांधी ने चिदम्बरम का बचाव किया है और उन्होंने कहा है कि वो सत्य के साथ खड़ी हैं और जो एजेंसियां उनको परेशान कर रही हैं। और इसमें मामला और तब बढ़ जाता है जब अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो एजेंसियां हैं वो परेशान कर रही हैं और वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब किस बात की लड़ाई लड़ेंगे ये उनको तय करना है। और साथ ही साथ इस पूरे आरोप में उन्होंने मीडिया को भी लपेट लिया है। उन्होंने कहा है कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो चिदम्बरम की जो इमेज है वो खराब कर रहा है। तब जबकि मामला अदालत के सामने था, जो हाई कोर्ट है उसने साफ तौर पर उनकी जो अग्रिम जमानत थी उसको खारिज कर दिया। एक सभ्य नागरिक की तरह अगर वो एजेंसियों के सामने प्रस्तुत होकर अपना जो पक्ष है वो रखते तो यहां तक मामला नहीं बढ़ता। तो निश्चित तौर पर अब चिदम्बरम के ऊपर जो गिरफ्तारी की आंच है वो भी आ गई है और कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका भी, और सुधाकर आप दोनों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे साझा करने के लिए सारी जानकारियों को। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। विकास, अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कल ये सब कुछ वहां से जो अग्रिम जमानत की याचिका थी वो खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये एक टिप्पणी है जो हमारे संवाददाता बता रहे थे अभी, उसने कहा कि लंच के बाद ही इस पूरे मामले को सुना जाएगा। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए असीम, क्योंकि ये मामला खुद जस्टिस रमन्ना की बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दिया है, तो अब सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को करनी होगी। यही वजह हो सकती है कि इस वक्त 1 बजे जो उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले को मेंशन किया जाएगा, लेकिन किया नहीं गया। ये उम्मीद की जा रही है कि लंच के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताया जाएगा कि इस तरह का एक मामला जस्टिस रमन्ना के कोर्ट से उनको भेजा गया है, और उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। क्या वो 2 बजे अयोध्या मामले की सुनवाई से पहले क्या इस मामले को सुनेंगे या नहीं, ये साफ हो पाएगा जब 2 बजे वो दोबारा कोर्ट में दाखिल होंगे। जहां तक सुबह की कार्रवाई की बात की जाए तो सुबह मेरिट्स पर कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ पर सीधे जस्टिस रमन्ना ने कहा कि वो इस मामले को चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं, वही इस पर निर्णय लेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करे। इस बीच में यहाँ पर ईडी और सीबीआई की तरफ से एक कैविएट भी दाखिल कर दी गई है, यानी इन दोनों का पक्ष सुने बिना एक तरफा कोई आदेश यहाँ सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा। चिदम्बरम के वकीलों की दलील सुनने के बाद सीबीआई और ईडी को भी कोर्ट सुनेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि जो मांगे यहाँ पर रखी जा रही हैं इमीडिएट रिलीफ की, कि उनको गिरफ्तारी से राहत दी जाए, क्या
उनको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा या नहीं करेगा, ये सब बातें अब 2 बजे के बाद ही पता चलेगी। बिल्कुल विकास, और एक दूसरा सवाल ये भी है कि अब क्या ये सारे इन सारे मामले की सुनवाई आज हो पाएगी? क्या आज गिरफ्तारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है? इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर है? देखिए, जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो कोई रोक नहीं है। सीबीआई और ईडी उनको जब घर पे गए थे चिदम्बरम के, तो वहां पर वो एक नोटिस भी लगा के आए थे कि उन्हें 2 घंटे में पेश होना होगा सीबीआई के आगे। तो सीबीआई क्योंकि खुद से कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग हमेशा से करती रही है, तो कोई रुकावट कानूनी सीबीआई के रास्ते में अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ना कोई सुनवाई हुई है, ना किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो अगर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाती है आज भी चिदम्बरम को, तो सीबीआई और ईडी पूरी तरह स्वतंत्र हैं अपनी कार्रवाई करने के लिए, हिरासत में लेने के लिए। यह एक बात यहाँ पर सुबह ये भी कही गई थी कि कपिल सिब्बल ने ये कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हो गई तो उनकी याचिका बेनतीजा रहेगी, इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी का मामला नहीं है। वो पूरी तरह से कोऑपरेट करते रहे एजेंसीज के साथ, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार करने की पूरी आशंका है, उनकी गिरफ्तारी की आशंका है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उनको एक प्रोटेक्शन दे ताकि वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकें और मेरिट पर अपनी दलीलें रख सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को सुप्रीम कोर्ट से हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के संजय चड्ढा जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अब क्या कुछ कानूनी तौर पर क्या कुछ विकल्प अब पी चिदम्बरम के सामने रह गए हैं? देखिए, जैसा अभी विकास आपके संवाददाता बता रहे थे कि विकल्प कल जबकि शाम को 7 महीने का प्रोटेक्शन था, 7 महीने के बाद वो ऑर्डर रिजर्व जो हुआ था हाई कोर्ट में, उसमें निर्णय आया और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो इंटरिम प्रोटेक्शन है उसको रद्द किया और उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन थी उसको भी निरस्त किया। और उसमें उन्होंने 3-4 पहलुओं की बात की कि एक तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है, बहुत बड़ी राशि है, और पद का दुरुपयोग की बात का भी उल्लेख किया। और साथ में जो जस्टिस सुनील थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये निर्णय इस प्रकार का नहीं जाएगा तो इसका मैसेज जो मासेज को, यानी कि पूरे देश को जो मैसेज जाएगा वो सही नहीं होगा। तो ये तो है। इस पे अब आपको मैं बताता हूं कि क्या अब जब उनको प्रोटेक्शन नहीं है, इन परिस्थितियों में जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, दोनों के पास पूरा अख्तियार है उनको अरेस्ट करने का, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी कोर्ट के द्वारा। संजय जी, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता है। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज नहीं करता, देखिए सुबह, अन्यथा एक जनरल प्रैक्टिस है कि सुबह सुबह जब कोर्ट बैठती है तब मेंशन किया जाता है। चूंकि जो चीफ जस्टिस हैं वो इस वक्त एक बहुत अहम मैटर चल रहा है डे टू डे हियरिंग का, जो कि 5 जजेस बेंच चला रही है अयोध्या का मसला जो है उसके ऊपर, वो रेगुलर डे टू डे हियरिंग हो रही है, तो इस वजह से उसको वहां मेंशन नहीं किया गया। तो जो सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस रमैया, उनके आगे इसको मेंशन किया गया। उन्होंने ये कहा कि ये मुद्दे को आप मेरे आगे मेंशन कर रहे हैं, आई विल सेंड इट टू द चीफ जस्टिस, और अगर वो ये इस चीज का निर्धारण करेंगे कि कौन सी बेंच इसको सुने। देखिए, एज ए मैटर ऑफ जो लॉ है, चीफ जस्टिस ही इस चीज का निर्धारण करते हैं कि किस बेंच के पास कौन सा मैटर जाएगा। तो इसलिए जस्टिस रमैया ने इनको राइटली चीफ जस्टिस के पास भेजा है। और जैसा कि अभी विकास आपके संवाददाता बता रहे थे कि ये मैटर अब चीफ जस्टिस 2 बजे डिसाइड करेंगे, जब वो बैठेंगे, कि उनको सुनना है या किस बेंच ने सुनना है या कब सुनवाई होगी। अब जब ये परिप्रेक्ष्य में अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो इन परिस्थितियों में उनकी अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है। नहीं, चूंकि ये सारा मामला संजय जी अब सुप्रीम कोर्ट में है, आम आदमी की जानकारी के लिए ये आप जरा बताएं कि क्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही पक्षों की तरफ से इस पे जिरह होगी, बातचीत होगी, और फिर उसके बाद चूंकि इसमें फिर टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय लेती है कि वो सुनेंगे इमीडिएटली, तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा। जैसे विकास ने बताया कि केवियट भी दाखिल हो गई है, अर्थात जो सीबीआई और ईडी है उनके वकीलों ने कहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई या एक पक्षीय कोई निर्णय ना हो।
तो हमें भी सुना जाए और इनको भी सुना जाए। देखिए जो तुषार मेहता हैं हमारे, उन्होंने ये कहा था कि ये एक बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड का केस है, तो इसलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस चीज को अपोज संजय जी, हम किया था। आपको रोकना चाहेंगे, हम सीधे चलेंगे हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस, जहां पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जाम्बिया के राष्ट्रपति को देख सकते हैं। Good afternoon. Your Excellency, Mr. Edgar Chagwa Lungu, President of the Republic of Zambia, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. I welcome you to today's ceremony where 6 documents will be exchanged. We have the MOU on cooperation in the field of geology and mineral resources. This will be exchanged on the Zambian side by Honorable Richard Musukwa, Minister of Mines and Mineral Resources, and on the Indian side by Shri Prahlad Joshi, Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines. Number 2, MOU on cooperation in the field of defense. This will be exchanged on the Zambian side by Honorable Joseph Malanji, Minister of Foreign Affairs, and on the Indian side by Shri V. Muralidharan, Minister of State in the Ministry of External Affairs. Next, MOU on cooperation in the field of arts and culture. This will be exchanged on the Zambian side by Honorable Joseph Malanji, Minister of Foreign Affairs, and on the Indian side by Shri V. Muralidharan, Minister of State in the Ministry of External Affairs. Number 4 is a MOU between the Foreign Service Institute of India and the Zambian Institute of Diplomacy and International Studies. This will again be exchanged on the Zambian side by Honorable Joseph Malanji, Minister of Foreign Affairs, and on the Indian side by Shri V. Muralidharan, Minister of State in the Ministry of External Affairs. Number 5 is a MOU on E-Vidya Bharati Arogya Bharati Network project. This will be exchanged once again on the Zambian side by Honorable Joseph Malanji, Minister of Foreign Affairs, and on the Indian side by Shri V. Muralidharan, Minister of State in the Ministry of External Affairs. Number 6 is a MOU between the Election Commission of India and the Electoral Commission of Zambia. This will be exchanged on the Zambian side by Honorable Justice Esau Chulu, Chairperson, Electoral Commission of Zambia, and on the Indian side by Shri V. Muralidharan, Minister of State in the Ministry of External Affairs. Excellencies, this concludes the agreement exchange ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to conduct the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this press event to
To begin the proceedings, may I request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his statement to the media. Your Excellency, President. Your Excellency, President Edgar Lungu, जाम्बिया से आए अभी हमारे सभी सम्माननीय अतिथि, who are here from Zambia, फ्रेंड्स, नमस्कार। good afternoon. राष्ट्रपति लुंगू और उनके डेलीगेशन का Pleasure for me to extend भारत में हार्दिक warm स्वागत करते welcome हुए to President Lungu and to his मुझे बहुत delegation खुशी in हो रही India. है। वे अफ्रीका के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं Head of state from Africa जो नई सरकार बनने के to बाद visit India after भारत यात्रा the कर रहे हैं। formation of the new government. यह प्रेसिडेंट लुंगू की It is also भारत की पहली यात्रा President भी Lungu's first visit to India. और उसका स्वागत करने का हमें अवसर मिला Therefore, है। this is an opportunity for us to welcome him. भारत और जाम्बिया के संबंध जाम्बिया की आजादी से भी पुराने हैं। जाम्बिया भारत का महत्वपूर्ण मित्र और विश्वसनीय पार्टनर है। समान लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारा विश्वास है और विकास की साझा आकांक्षाओं को हम दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। हमारी व्यापक साझेदारी ट्रेड और कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और मजबूत सांस्कृतिक और जन संबंधों तक फैली है। फ्रेंड्स, आज प्रेसिडेंट लुंगू और मैंने अपने संबंधों के सभी पहलुओं पर उपयोगी चर्चा की है। हम इस बात पर सहमत हैं कि ट्रेड बास्केट में विविधता और निवेश संबंधों को और आगे बढ़ाने से दोनों देशों को लाभ होगा। डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंतर्गत एक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत अपने विकास के अनुभवों को आसान तरीके से साझा करता रहा है। हमें खुशी है कि इससे जाम्बिया के विकास में सहायता पहुंची है। यह संतोष का विषय है कि भारत के सहयोग से स्वास्थ्य, पावर जनरेशन तथा लुसाका में ट्रैफिक को आसान बनाने के प्रोजेक्ट्स में अच्छी प्रगति हो रही है। मुझे ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार जाम्बिया में एक इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने में सहयोग करेगी। इसके अतिरिक्त भारत कृषि को बढ़ावा देने के लिए 100 सोलर इरिगेशन पंप उपलब्ध कराएगा। हम जाम्बिया को 1000 टन चावल और 100 टन मिल्क पाउडर भेजेंगे। जाम्बिया खनिज संपदा से भरा हुआ देश है। अन्य खनिजों के अलावा भारत जाम्बिया से बड़ी मात्रा में तांबा लेता है। मिनरल रिसोर्स पर एमओयू माइनिंग के क्षेत्र में हमारे सहयोग को और बढ़ाएगा। खनिज संसाधनों की खोज और उन्हें निकालने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। डिफेंस कॉपरेशन पर आज एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये रक्षा के क्षेत्र में एक्सचेंजेस को बढ़ाएगा और डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूत करेगा। जाम्बियन आर्म फोर्सेस की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता के लिए इंडियन मिलिट्री और एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम जाम्बिया में तैनात की जाएगी। भारत जाम्बिया एयरफोर्स बेस पर 5 फायर टेंडर्स की भी तैनात करेगा। मुझे खुशी है कि जाम्बिया ने हमारे टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती को ज्वाइन किया है। दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच एमओयू से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। लोकतंत्र के नाते ये हमारा कमिटमेंट है। हमारे सहयोग से अफ्रीका के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनावी प्रबंधन और प्रशासन को बल मिलेगा।
हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग और एनर्जी में मौजूद अवसरों का उपयोग करने के लिए दोनों देशों में उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए। इंडिया जाम्बिया बिजनेस फोरम की आज दोपहर में होने वाली बैठक इन क्षेत्रों में एंगेजमेंट बढ़ाने में सहायता करेगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जाम्बिया का स्वागत है। आर्थिक प्रगति और पर्यावरण के लिए सोलर एनर्जी का बहुत महत्व है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जाम्बिया में भारतीय मूल का बड़ा समुदाय हमारे बीच एक मजबूत कड़ी है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग इन संबंधों में नए आयाम जोड़ते हैं। जाम्बिया के डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग में शामिल होकर हमें प्रसन्नता हो रही है। एक्सेलेंसी, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नई दिल्ली में आपकी उपस्थिति ने हमारा गौरव बढ़ाया है। मैं फिर एक बार आपके डेलीगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir. It is now my pleasure to... Your Excellency, Prime Minister Modi, members of the press, ladies and gentlemen, first and foremost, let me profoundly thank the government and people of India for the warm welcome and generous hospitality accorded to me, my delegation, and all others in the entourage since our arrival in this beautiful historical city of New Delhi. I have just had a fruitful discussion with the Honorable Prime Minister Modi this afternoon, discussions which have enhanced cooperation between the two countries even further. And I look forward to the discussions with Honorable President Kovind later today, which will build on our discussions during his last visit to Zambia in April last year. From the outset, I wish to state that Zambia and India share excellent relations with support from India, focused in the areas of energy, health, infrastructure development, education, capacity building, agriculture, trade and investment, just to mention but a few. Projects being undertaken in Zambia today with the support of the Indian government includes the Lusaka Traffic Decongestion Project, construction of 650 health posts across the country, construction of the Mahatma Gandhi Convention Center, establishment of the Entrepreneurship Cooperative Development Center, and the upgrading of the Mahatma Gandhi Primary School to secondary school level, among other projects. The people of Zambia are truly grateful for the generous support received over the years. My visit here has already started bearing fruits in that we have witnessed the signing of some important agreements in the field of defense, teleeducation, telemedicine, arts and culture, elections, e-training and e-medicine, and mines, as well as between our two diplomatic training institutes. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we look forward to the revival of the Zambia-India Joint Permanent Commission on Cooperation, which will take stock of the implementation of agreed areas of bilateral cooperation and will further explore new areas of cooperation. Private investment in Zambia by Indian companies currently stands at $5 billion United States dollars, which has contributed positively to Zambia's development agenda in terms of job creation and economic diversification. We would like to see more Indian companies coming to partner with Zambian companies as a result of this visit. Your Excellency, I'm happy to announce that apart from the government officials, I have been accompanied on this visit by a business delegation from Zambia who would like to partner with the Indian business community in various areas of interest.
I am confident and extremely confident that the Zambia-India Business Forum, which is taking place today, will foster trade and investment linkages of mutual benefit to our two friendly countries. Evidently, India is an important and strategic partner in Zambia's quest for enhanced socio-economic development as articulated in our country's 7th National Development Plan. The state visit, therefore, will build on the achievements and enhance cooperation between the two countries even further. I therefore wish to reaffirm the Zambian government's commitment to enhancing the excellent relations and cooperation with India at both bilateral and multilateral levels for the mutual benefit of the people of our two countries. I thank you, Your Excellency. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Excellency. This concludes the press event. Thank you all for joining. तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे हैदराबाद हाउस से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जाम्बिया के राष्ट्रपति के बीच अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कुल 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सबसे अहम रहे डिफेंस की बात हुई, फूड प्रोसेसिंग की बात हुई, एनर्जी सेक्टर की बात हुई, माइनिंग की बात हुई, हेल्थ की बात हुई। और भारत ने ये भी कहा कि लगातार जाम्बिया का जो है वो उसके विकास के रास्ते में वो लगातार उसका हाथ थामे हुए है। और भारत जो है वो जाम्बिया को 100 सोलर पंप्स दे रहे हैं ताकि वहाँ की जो कृषि है उसका विकास हो सके। वहाँ के लोगों को सस्ते दर पर चावल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। 1000 टन चावल वहाँ पर निर्यात किया जाएगा भारत की तरफ से। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जाम्बिया के राष्ट्रपति का ये पहली उनकी ये भारत यात्रा है और इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत और जाम्बिया के रिश्ते जो है आने वाले दिनों में और भी प्रगाढ़ होंगे और भी मजबूत होंगे। मीडिया प्राइम में यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DT न्यूज़। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? जी। कहाँ रहती है? वो खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी। आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आपका लेटर। प्रेम नमस्ते, हम हैं प्रेस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्रेस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मिड डे प्राइम और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य में लगी पाबंदियां अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और हालात सामान्य हो रहे हैं। आज से मिडिल स्कूल भी खोल दिए गए हैं। इससे पहले सोमवार को घाटी के 190 से अधिक प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से घाटी में टेलीफोन सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। श्रीनगर शहर के व्यावसायिक केंद्र लाल चौक पर घंटा घर के आसपास सभी बैरिकेड्स मंगलवार को 15 दिन बाद हटा लिए गए। इस व्यावसायिक केंद्र पर लोगों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। श्रीनगर के जिन इलाकों में शांति कायम रही, वहां से पुलिस ने अवरोधक हटा लिए हैं। घाटी में बाजार खुले हैं और सड़कों पर गाड़ियों की रौनक रही है। प्रशासन की तरफ से जरूरी सामानों को सभी तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज पूर्ण रूप से बहाल हो गया है।
और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब वहां के हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। सरकार धीरे धीरे घाटी के इलाकों से प्रतिबंध हटा रही है। श्रीनगर का दिल कहे जाने वाले लाल चौक से भी प्रतिबंध हटा लिया गया और वहां वाहनों की आवाजाही आम दिनों की तरह ही हो गई है। जनजीवन सामान्य है। घाटी में सामान्य होते हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। घाटी में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और उसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर विभिन्न संवेदनशील इलाके हैं वहां से भी प्रतिबंध धीरे धीरे हट रहे हैं। इस वक्त हम लाल चौक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ की बैरिकेटिंग हटा दी गई है 2 दिन पहले और किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और लोग यहाँ पर आराम से, आप देख सकते हैं कि वाहन आ जा रहे हैं। लोग अपना जो दैनिक कार्य है वो कर रहे हैं और तमाम जो यहाँ पर व्यवस्था कायम करने के उपाय हैं वो किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि लाल चौक जैसे संवेदनशील इलाके में भी जो वाहन हैं वो निर्बाध रूप से चल रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं और 2 दिन से ये व्यवस्था यहाँ पर कायम है। इसके अलावा जो विभिन्न आवश्यक सुविधाएं हैं, विभिन्न एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनकी भी आपूर्ति लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है और अभी तक यहाँ से किसी भी अवांछनीय घटना का कोई समाचार नहीं मिला है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम सरकार का शांति व्यवस्था की दिशा में, यहाँ पर लोगों का विश्वास हासिल करने की दिशा में, कि लोग भी जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरी तरह से यहां पर पालन कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर। लेकिन इस सबके बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में मंगलवार शाम से चल रहे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। इस मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी बिलाल शहीद हो गए जबकि सब इंस्पेक्टर अमरदीप परिहार घायल हो गए। एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है और सुरक्षा बलों द्वारा खोजी अभियान चलाया जा रहा है। मारे गए आतंकवादी की पहचान हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। कश्मीर में 27 जुलाई के बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये पहला मुठभेड़ है। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का कैबिनेट का विस्तार आज हो गया। राजभवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में 23 मंत्रियों ने शपथ ली। इन 23 मंत्रियों में 14 चेहरे योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में जगह पाने वालों में कई ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। इनमें से 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2 राज्य मंत्री प्रमोशन पाकर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने हैं। प्रदेश के कई मंत्रियों के हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जीतने और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बर्खास्त होने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने की अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी। वहीं मंगलवार को 5 मंत्रियों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इनमें वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल, सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और भूतत्व एवं खनिज कर्म राज्य मंत्री अर्चना पांडे शामिल हैं। लेकिन मुकुट बिहारी वर्मा का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। 2017 में यूपी की सत्ता में आने के बाद ये पहला कैबिनेट एक्सपेंशन है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना का जलस्तर इस वक्त 206.60 मीटर तक पहुंच चुका है। वहीं अनुमान यह जताया जा रहा है कि आज 2 बजे तक 207.08 मीटर तक यमुना का जलस्तर जो वाटर लेवल है वो पहुंच सकता है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास आयुध कारखानों के प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ओएफबी के निजीकरण की अफवाहें श्रमिकों को गुमराह करने के इरादे से फैलाई जा रही है। मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण 3 मान्यता प्राप्त रक्षा संघों द्वारा 1 महीने की हड़ताल के मद्देनजर आया है जो कल शुरू हुई थी। हड़ताल पर गए कर्मचारी सरकार से आयुध कारखाने के निगमीकरण की योजना को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे कारखानों का निजीकरण हो जाएगा। इस बीच ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने कहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव का मकसद हर रोज के कामकाज में अधिक लचीलापन लाना है, जिससे कि उन्हें फैसले लेने में स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिल सके। एक प्रेस विज्ञप्ति में आयुध निर्माण बोर्ड ने कहा है कि इस प्रस्ताव का मकसद आयुध कारखाने की उत्पादकता को बढ़ाना है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि इससे आयुध कारखाने को अधिक गति के साथ भारतीय बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और उनके उत्पादों के निर्यात को भी, एक्सपोर्ट को भी काफी दायरा मिलेगा। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए मिड डे प्राइम।
पहला अक्षर अ रट लो तो वह से विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और अब अर्थ जगत में क्या कुछ है खास, चलेंगे अपनी सहयोगी आंचल गुलाटी के पास। आंचल नमस्कार, क्या कुछ है आज खास अर्थ जगत में? शुक्रिया असीम। तो सबसे पहली खबर जो हम आज व्यापार प्राइम में ले रहे हैं वो है तेजस से जुड़ी हुई। जी हाँ, रेलवे ने फैसला किया है कि अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस और दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस का परिचालन प्रयोगात्मक मामलों के रूप में आईआरसीटीसी को सौंपा जाएगा। ये एक ट्रायल होगा। यदि ये ट्रायल सफल होता है तो अन्य रूट्स की जिम्मेदारी भी आईआरसीटीसी को दी जा सकती है। इन दोनों रूट्स पर तेजस एक्सप्रेस का किराया फ्लेक्सिबल होगा और किराया आईआरसीटीसी की ओर से तय किया जाएगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा और ट्रेनों में किसी प्रकार की छूट, विशेष अधिकार और ड्यूटी पास नहीं दिया जाएगा। और अब खबर सेबी से जुड़ी हुई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए और व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दिशा में कुछ और कड़े कदम उठाने की तैयारी की है। नियामक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर कड़ी निगरानी रखने और कंपनियों में भेदिया कारोबार के बारे में जानकारी देने वालों को 1 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार देने जैसे उपायों पर गौर कर रहा है। सेबी नगर निगमों द्वारा धन संसाधन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले मनी बॉन्ड्स के मामले में भी नियमों को सरल बनाने की योजना बना रहा है। नियामक अब स्मार्ट शहरों के विकास कार्यों में शामिल दूसरी इकाइयों को भी इस तरह के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दे सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स पोर्टल पर हाउसिंग और ऑटो लोन सहित अपने रिटेल उत्पादों को भी पेश करने की तैयारी में है। बैंक इस कदम के जरिए अपने रिटेल लोन बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं। वर्तमान में इस पोर्टल पर 1 घंटे या कम या केवल 59 मिनट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई को 1 करोड़ रुपए तक के लोन की सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है। ये प्लेटफॉर्म ऋण वितरण को आसान बनाता है और बैंकर के साथ साथ ग्राहक दोनों का समय बचाकर बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद कर रहा है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर अन्य उत्पादों को भी पेश किया जाता है। इससे बैंकों के रिटेल बिजनेस को जो है विस्तार करने में तो मदद मिलती ही है, वहीं लेन देन की जो लागत है उसमें भी कमी आती है। तो आज व्यापार प्राइम में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी की खबरों के लिए मेरे सहयोगी असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ेंगे आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। नेपाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान विदेश मंत्री भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। एस जयशंकर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री गियुसेप्पे कोंटे ने मंगलवार को इस्तीफे की घोषणा कर दी। इसके पहले उन्होंने अपने डिप्टी और गठबंधन साझेदार मतेओ साल्विनी पर निजी और पार्टी हितों के लिए एक नया राजनीतिक संकट पैदा करने पर तीखा हमला बोला। नेशनलिस्ट लीग पार्टी के नेता साल्विनी ने यह कहते हुए कोंटे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था कि वो अपने गठबंधन साझेदार 5 स्टार के साथ अब काम नहीं कर सकते। लीग और लोकप्रिय 5 स्टार मूवमेंट ने मात्र 14 महीने पहले निर्दलीय कोंटे के साथ मिलकर शासन करने के लिए एक गठबंधन बनाया था। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। हेलो, कौन?
नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और अब खेल जगत की खबरों में क्या कुछ है खास, चलेंगे अपने सहयोगी मुकेश शुक्ला के पास। मुकेश नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। सबसे पहले बात करेंगे बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HSV प्रणॉय स्विट्जरलैंड के बासेल में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। प्रणॉय ने दूसरे दौर के मुकाबले में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी चीन के लिन डैन को हराने में सफलता पाई। प्रणॉय ने 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में 21-11, 13-21, 21-7 से इस गेम को अपने नाम किया। इस मुकाबले को जीतने में प्रणॉय को 1 घंटा और 2 मिनट का समय लगा। वहीं कन्या मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने भी तीसरे दौर में स्थान पक्का कर लिया। प्रणीत ने दूसरे दौर के मुकाबले में कोरिया के ली डोंग क्यू को सीधे गेम्स में 21-16, 21-15 से हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला 56 मिनट तक चला। महिलाओं में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज साइना नेहवाल और PV सिंधु अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु की नज़र स्वर्ण पदक जीतने पर होगी। वो 2 बार भारत के लिए रजत पदक जीत चुकी हैं। वहीं PV सिंधु को पहले दौर में बाई मिला है। साइना नेहवाल से भी इस प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में स्कूबा डाइविंग का अनुभव हासिल किया। खेल मंत्री ने यह अनुभव स्पेशल फोर्सेस एडवेंचर स्कूबा डाइविंग के तहत आयोजित हुई एक कार्यशाला के दौरान हासिल किया। इस कार्यक्रम में रिटायर्ड दिव्यांग सैनिक कर्मियों ने भी शिरकत की। खेल मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में वाटर स्पोर्ट्स की अहमियत काफी बढ़ रही है। वहीं हेडिंगले टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज और पहले टेस्ट में मिली जीत के नायक स्टीवन स्मिथ कंकशन नियमों के तहत तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर के मुताबिक उनकी टीम कंकशन से जुड़े नियमों का पूरी तरह से पालन करेगी और अब इतना समय नहीं है कि स्मिथ तीसरे टेस्ट से पहले अपनी फिटनेस को वापस पा सकें। हॉकी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को चीन से गोल रहित ड्रॉ खेलकर ओलंपिक टेस्ट इवेंट के फाइनल में जगह बना लिया है। भारतीय टीम पहले क्वार्टर में अच्छा लय में दिखाई दी और उसने चीनी रक्षापंथी पर लगातार दबाव बनाए रखा। भारतीय टीम को 8वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन गुरजीत कौर इसे गोल में नहीं बदल पाई। भारत ने दूसरे क्वार्टर में भी आक्रामक शुरुआत की और 17वें मिनट में दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को हासिल किया। चीन को फाइनल में पहुंचने के लिए जीत की दरकार थी, लेकिन भारतीय रक्षापंथी ने इसे असफल कर दिया।
वहीं भारत 3 मैचों में 5 अंक लेकर शीर्ष पर है और अब बुधवार को फाइनल में उसका मुकाबला जापान के साथ होगा। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राउंड रॉबिन चरण में मिली हार का बदला चुकाते हुए न्यूजीलैंड को फाइनल में 5-0 से हराकर ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीत लिया है। भारत को राउंड रॉबिन चरण में न्यूजीलैंड ने 1-2 से हराया था। इस मैच में दोनों टीमों ने संभल कर खेलना शुरू किया। भारत को 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर गोल नहीं हो सका, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत ने उसी मिनट में मिले दूसरे पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। शमशेर ने 18वें मिनट में भारत के लिए दूसरा गोल करके टीम को 2-0 से आगे कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम दूसरे क्वार्टर में 2 बार सर्कल में घुसने में कामयाब रही, लेकिन भारतीय रक्षापंथी ने उन्हें सफल किया और उसके बाद 2 और गोल दागे। नीलकांत ने 22वें मिनट में तीसरा गोल किया। इसके बाद गुरजीत ने और मनदीप ने लगातार 2 गोल दागे। इसके बाद तीसरे और चौथे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो सका। आखिरी क्वार्टर में भारतीय डिफेंडर ने दमदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को कोई मौका नहीं दिया। तो खेल की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जानने के लिए चलते हैं सीधे असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, खेल जगत की तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और आज भारत और संस्कृत जगत के लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। 21 अगस्त यानी कि आज दूरदर्शन पर संस्कृत समाचार के प्रसारण का 25 वर्ष पूरा हो रहा है। व्यास पूर्णिमा और संस्कृत दिवस के मौके पर 21 अगस्त 1994 को आज ही के दिन दोपहर 1:30 बजे पहली बार दूरदर्शन से 10 मिनट का संस्कृत बुलेटिन प्रसारित किया गया था। साथ ही दूरदर्शन पर संस्कृत समाचारों के शुरुआत के साथ ही संस्कृत पत्रकारिता का दृश्य माध्यम में पदार्पण हुआ। 8 वर्षों तक दूरदर्शन पर 10 मिनट का साप्ताहिक संस्कृत वार्ता प्रसारण होता रहा और इसके बाद संस्कृत समाचार का प्रसारण रोजाना 5 मिनट के बुलेटिन के तौर पर किया जाने लगा और प्रसारण समय को परिवर्तित कर सुबह 10 बजे कर दिया गया। वर्तमान में संस्कृत बुलेटिन का प्रसारण दूरदर्शन पर रोजाना सुबह 6:45 बजे किया जाता है। और बैंकॉक में मंगलवार रात एक बहुत ही रोमांचकारी दृश्य देखने को मिला जब थाई फायर फाइटर पिनियो पोकपिनियो ने एक घर की छत पर नंगे हाथों से खतरनाक अजगर को पकड़ लिया। घर में रहने वाला परिवार इस नज़ारे को दूर से खौफ से देखता रहा और पूरे वाकये को स्मार्टफोन में कैद कर लिया। थाई राजधानी में घरों में सांपों का निकलना बहुत ही आम बात है, जो कि भूमिगत नहरों में रहते हैं और भोजन की तलाश में बारिश के मौसम में बगीचों या फिर शौचालयों में प्रवेश कर जाते हैं। बैंकॉक के अग्निशमक इन दिनों आग बुझाने से ज्यादा सांपों को पकड़ने में व्यस्त रहते हैं। शहर के अग्नि एवं बचाव विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अग्निशामक आग बुझाने की 1-2 घटनाओं के अलावा बारिश के मौसम में रोजाना करीब 100 से अधिक सांपों को पकड़ते हैं। फायर फाइटर ने 16 साल के दौरान लगभग 10,000 सांपों को पकड़ा है। पूर्वोत्तर बैंकॉक के फायर स्टेशन में जहां पोकपिनियो काम करते हैं, सांप से जुड़े मदद के लिए सालाना 3,000 से अधिक टेलीफोन कॉल्स उनके पास आते हैं। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन हम लगातार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से जुड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।